1945 का वसंत, जर्मनी। 11 साल का एक लड़का है, हेलमुट। वो अपने बिस्तर पर लेटा है और उसे अपने माता पिता की कुछ दबी हुई सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो लोग बहस कर रहे थे कि क्या पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या सिर्फ पिता को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगले दिन हेलमुट के पिता उसे आखिरी बार बाग में घुमाने ले जाते हैं और फिर अपने दफ्तर में खुद को गोली मार लेते हैं। हेलमुट इस सदमे से इतना डर जाता है कि अगले 9 साल तक वो घर पे खाना नहीं खा पाता, बस इसी खौफ में कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर न दे दे। हेलमुट के पिता एक नाज़ी थे, तो सवाल ये उठता है कि उनका डर क्या था, वो किस सच्चाई से भाग रहे थे। आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें जर्मनी के इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जब एक नया नवेला लोकतंत्र, मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और उसकी जगह एक ऐसी तानाशाही ने ले ली जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की आग में झोंक दिया। ये समझना जरूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। बिल्कुल, ये किसी एक बुरे इंसान या एक शैतानी पार्टी की कहानी नहीं है। नहीं। ये एक पूरे समाज के टूटने की कहानी है और इसकी जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध की राख में छिपी हैं। इसे समझने के लिए हमें उस जर्मनी को देखना होगा जो 1918 में जंग हार चुका था। एक ऐसा देश जो कह सकते हैं अपमान से सुलग रहा था, जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और जिसकी आत्मा पर गहरे जख्म थे। यहीं से उन हालात की बुनियाद पड़नी शुरू हुई जिसने हिटलर जैसे शख्स के लिए रास्ता बनाया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म होने पर जर्मनी में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई गई, वाइमर गणराज्य। सुनने में तो अच्छा लगता है, तानाशाही खत्म, लोकतंत्र शुरू। लेकिन ये प्रयोग इतनी बुरी तरह नाकाम कैसे हो गया? क्या इसकी नींव ही कमजोर थी? देखिए, जंग के बाद जो विजेता देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, उन्होंने शांति की शर्तें जर्मनी पर थोपी। ये शर्तें एक तरह से सजा देने के लिए बनाई गई थीं, शांति स्थापित करने के लिए नहीं। आप कल्पना कीजिए कि किसी देश से उसकी 10% आबादी, उसके सारे उपनिवेश और उसके 75% लोहे और 26% कोयले की खदानें छीन ली जाएं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये जर्मनी की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा था। और शायद आर्थिक चोट से ज्यादा गहरी मनोवैज्ञानिक चोट थी। ठीक का, बिल्कुल। संधि में एक वॉर गिल्ट क्लॉज था, जिसके तहत युद्ध की सारी तबाही का जिम्मेदार अकेले जर्मनी को ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। इस एक क्लॉज ने जर्मन लोगों के मन में जहर घोल दिया। उन्होंने इस अपमान के लिए अपने ही नए लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराया। वाइमर गणराज्य को स्थापित करने वाले नेताओं को नवंबर के अपराधी कहकर बदनाम किया गया। एक ऐसा मिथक गढ़ा गया कि जर्मन सेना तो हारी ही नहीं थी, इन नेताओं ने पीठ में छुरा घोंप कर देश के साथ गद्दारी की है। अच्छा, यानी लोकतंत्र की शुरुआत ही एक राष्ट्रीय अपमान के बोझ के साथ हुई। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इस गणतंत्र के संविधान में भी कुछ ऐसी खिड़कियां छोड़ दी गई थी जिनका कोई भी फायदा उठा सकता था। हाँ, और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। वाइमर संविधान में 2 बड़ी कमियां थीं। पहली थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रणाली। इसका मतलब था कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि हमेशा गठबंधन सरकारें बनती थीं, जो बहुत कमजोर और अस्थिर होती थीं। 14 साल में 20 अलग-अलग सरकारें बनी। और दूसरी कमी? वो थी अनुच्छेद 48। ये एक तरह से लोकतंत्र का सुसाइड क्लॉज था। ये राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में असीमित शक्तियां देता था। वो जब चाहे नागरिक अधिकार खत्म कर सकता था और अध्यादेश के जरिए शासन चला सकता था। संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि ये एक सेफ्टी वॉल्व है, लेकिन हिटलर ने बाद में इसी वॉल्व का इस्तेमाल करके पूरे लोकतंत्र का गला घोट दिया। तो एक तरफ राजनीतिक तौर पर एक लंगड़ाता हुआ सिस्टम था और दूसरी तरफ आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 1923 की वो कहानी तो अविश्वसनीय लगती है, जब जर्मनी की मुद्रा पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ये कि जब जर्मनी ने हर्जाना चुकाने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने उसके औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जवाब में जर्मन सरकार ने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि मुद्रा मार्क की कीमत हर घंटे गिरने लगी। आम आदमी की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब था? ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है। इसका मतलब था कि आज सुबह जो नोट आपकी जेब में है, शाम तक उसकी कीमत आधी रह जाएगी। लोगों को तनख्वाह दिन में 2 बार मिलती थी ताकि वो दोपहर तक कुछ खरीद सकें,
क्योंकि शाम तक उन पैसों की कोई कीमत नहीं बचती थी। स्रोत बताते हैं कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते थे। बच्चों के खेलने के लिए कागज के नोटों से ज्यादा सस्ती कोई चीज थी ही नहीं। इसने लोगों की जीवन भर की बचत को एक झटके में खत्म कर दिया। इस एक घटना ने तो लोगों का अपनी सरकार और पूरी व्यवस्था पर से भरोसा ही तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। मध्यम वर्ग, जो किसी भी समाज की रीढ़ होता है, उसे लगा कि वो लुट गया है। उन्हें सर्वहाराकरण का डर सताने लगा, यानी वो अपनी सामाजिक हैसियत खोकर मजदूर बन जाएंगे। हालांकि 1924 के बाद अमेरिका की डॉव्स योजना से कुछ सालों के लिए स्थिरता आई, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। 1929 में जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, तो पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी छा गई और इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों पर टिकी थी। और इस बार का संकट पहले से भी ज्यादा भयानक था। बहुत ज्यादा। 1932 तक जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन घटकर 40% रह गया। 60 लाख लोग बेरोजगार थे। सड़कों पर नौजवान गले में तख्ती लटकाए घूमते थे, जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। इस गहरी हताशा और बेचैनी के माहौल में लोग अब किसी पारंपरिक नेता या पार्टी की तरफ नहीं देख रहे थे। वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और इसी खालीपन को भरने के लिए एडोल्फ हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी सामने आई। एक ऐसा इंसान जो पहले विश्व युद्ध में एक आम सैनिक था और जो वर्साई की संधि के अपमान से जल रहा था। उसने लोगों को वो दिया जो वो सुनना चाहते थे। हाँ, हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ उसके भाषणों में नहीं थी। उसकी ताकत इस बात में थी कि उसने जर्मन लोगों के गुस्से, डर और अपमान को एक आवाज दी। उसने बहुत सरल समाधान पेश किए। उसने कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ वर्साई की संधि और यहूदी हैं। उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए, एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण, अपमान का बदला, खोई हुई प्रतिष्ठा की वापसी और सबसे जरूरी, हर बेरोजगार को रोजगार। लेकिन ये वादे तो और भी नेता कर रहे होंगे। नाज़ियों ने ऐसा क्या अलग किया कि लोग उनके पीछे चल पड़े? ये सिर्फ भाषणों का खेल तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। नाज़ियों ने प्रोपेगेंडा को एक कला में बदल दिया था। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक तरह का तमाशा था, एक स्पेक्टिकल था। उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की। आप सोच कर देखिए, हजारों लोग एक साथ, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और हिटलर के भाषणों के बाद एक खास लय में तालियों की गड़गड़ाहट। ये सब शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था, जो लोगों में एक अपनेपन और ताकत का एहसास जगाता था। उन्होंने हिटलर को एक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक बना दिया। ठीक, उन्होंने हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक के तौर पर पेश किया, जो जर्मनी को इस तबाही से उबारने के लिए आया है। गोबेल्स, जो उसका प्रोपेगेंडा मंत्री था, इस काम में माहिर था। उन्होंने रेडियो, फिल्मों और पोस्टरों का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और नतीजा देखिए, 1928 के चुनाव में नाज़ी पार्टी को संसद में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। लेकिन महामंदी के बाद 1932 तक ये 37% वोटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और फिर 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। कई रूढ़िवादी नेताओं को लगा कि वे हिटलर को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका लेंगे, कि वे उसे काबू में रख सकते हैं। ये जर्मनी के इतिहास की शायद सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। बहुत बड़ी। सत्ता मिलते ही हिटलर ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही जर्मन संसद भवन राइक्सटाग में एक रहस्यमयी आग लग गई। नाज़ियों ने इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया और इसी बहाने हिटलर ने अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री जारी कर दिया। इस एक अध्यादेश ने अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे सारे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया। यानी लोकतंत्र का गला घोटने की शुरुआत हो चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। 3 मार्च 1933 को उसने विशेषाधिकार अधिनियम या इनेबलिंग एक्ट पास करवाया। इस कानून ने जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी। इसने हिटलर को संसद को बाईपास करके कानून बनाने की शक्ति दे दी। इसके बाद नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका,
हर चीज पर सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया। और इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए खौफ का एक पूरा तंत्र खड़ा किया गया होगा। हाँ, गेस्टापो जो गुप्तचर पुलिस थी, एसएस और एसडी जैसे विशेष सुरक्षा बलों का गठन किया गया। इन्हें किसी पर भी शक होने पर उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के यातना गृहों यानी कंसंट्रेशन कैंप्स में डालने का असीमित अधिकार था। समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया गया जहां कोई भी अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। और इस पूरी तानाशाही के पीछे एक खास विचारधारा काम कर रही थी, है ना? ये सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना नहीं था, वे समाज को पूरी तरह बदलना चाहते थे। उनकी वो नस्लवादी सोच क्या थी? नात्सी विचारधारा की बुनियाद नस्ल पर रखी गई थी। वे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों को मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। उनकी सोच सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। उनके हिसाब से नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नस्ल थे और यहूदी सबसे निचली पायदान पर थे, जिन्हें वे एक नस्ली बीमारी मानते थे। और इसी विचारधारा का दूसरा पहलू था लेविनस्ट्रॉम या जीवन परिधि की सोच। इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सा मतलब था रहने के लिए जगह। नात्सियों का मानना था कि जर्मन नस्ल को फलने फूलने के लिए और ज्यादा जमीन और संसाधनों की जरूरत है, और ये जमीन पूर्वी यूरोप के देशों पर कब्जा करके हासिल की जानी थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं था, ये उनकी नस्लवादी सोच का एक स्वाभाविक नतीजा था। अपनी श्रेष्ठ नस्ल को बसाने के लिए कमतर नस्लों को उनकी जमीन से हटाना या खत्म करना जरूरी था। और इसी सोच ने इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक हॉलोकॉस्ट की नींव रखी। सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी इस शुद्धिकरण की मुहिम को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले अवांछित लोगों को समाज से बाहर करना शुरू किया, जो उनके हिसाब से अशुद्ध या अस्वस्थ थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना यहूदी थे। पहले उनके व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, फिर उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति छीन ली गई। 1935 के न्यूरेमबर्ग नागरिकता कानून ने तो उन्हें नागरिकता से ही वंचित कर दिया और जर्मनों के साथ उनके विवाह पर रोक लगा दी। समाज में उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। हाँ, और फिर उन्हें घेटों में कैद कर दिया गया। ये शहरों के भीतर अलग थलग बस्तियां थीं, जहां भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य था। लेकिन यहूदियों के लिए नात्सियों का अंतिम समाधान इससे कहीं ज्यादा भयानक था। 1941 के बाद उन्हें पूरे यूरोप से मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भर के पोलैंड में बनाए गए मृत्यु शिविरों में ले जाया जाने लगा। वहां उन्हें गैस चेम्बरों में डालकर मार दिया जाता था। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी मशीनरी सिर्फ लोगों को मारने के लिए बना दी गई थी। हाँ, इस महाध्वंस में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलिश नागरिक और दिमागी या शारीरिक रूप से अस्वस्थ माने जाने वाले 70,000 जर्मन नागरिकों समेत लाखों लोग मारे गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां थीं। अब हम वापस हेलमुट की कहानी पर आते हैं। उसके पिता का डर अब हमें समझ में आता है। उन्हें पता था कि युद्ध में हार के बाद मित्र राष्ट्र उनके किए गए अपराधों का हिसाब लेंगे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक हताशा और एक करिश्माई नेता के जहरीले प्रचार ने मिलकर एक पूरे देश को बर्बरता की उस राह पर धकेल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये याद रखना भी बेहद जरूरी है कि जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुतों ने इस दमन का विरोध किया और अपनी जान गंवाई, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा मूक दर्शक बना रहा, या तो डर के कारण या उदासीनता के कारण, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हो रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि पादरी मार्टिन निमॉयलर ने अपने प्रसिद्ध शब्दों में लिखा था, पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर जब वे मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आज की ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। जब समाज में नफरत और विभाजन को हवा दी जाती है और अच्छे लोग चुप रह जाते हैं, तो उस चुप्पी की कीमत क्या होती है? ये कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि किसी भी समाज में लोकतंत्र और इंसानियत कांच की तरह नाजुक होती हैं, जिन्हें बचाए रखने के लिए लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है।